अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। गुज़श्ता साल नवंबर में फ़ौज के साबिक़ सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा रिटायर तो हो गए, लेकिन अपने पीछे बड़ी दास्तानें छोड़ गए। उन दास्तानों का बराह रास्त ताल्लुक़ मैं समझता हूँ पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल के साथ भी है, और मुल्क से बाहर चीन और अमरीका की जो मुखासमत चल रही है, सर जंग चल रही है, उसके साथ भी ताल्लुक़ है। और बहुत सारे तो नहीं, चंद इंटरव्यूज़ उन्होंने ज़रूर दिए, कुछ बैकग्राउंड थे, कुछ ऑन ग्राउंड थे, ऑन द रिकॉर्ड थे। वो बड़े दिलचस्प इंटरव्यू थे। ख़ुद हमारी भी कम से कम 3 नशस्तें हुई मुख्तलिफ़ औक़ात में जनरल बाजवा के साथ। हम बड़े मुतासिर थे उनसे कि बड़ी उनको चीज़ें याद हैं फिंगर पॉइंट्स पे, और बड़ी स्ट्रेटिजिक बातें करते थे। लेकिन वो रफ्ता रफ्ता बहुत सारे मामलात थे, वो उसमें रेवलेशंस या इंकशाफात इस तरह हुए कि पता चला कि उन्होंने हमें बहुत कहानियाँ सुनाई थी। अब मुसलसल अब भी वो ख़बरों का मरकज़ बने हुए हैं। फिर जो इंटरव्यूज़ उन्होंने दिए, उनमें एक इंटरव्यू बहुत तवील तफसीली था, वो शाहिद मेतला साहब के साथ था। हमारे सहाफ़ी दोस्त हैं, उसकी वजह से तहलका भी बड़ा मचा। उन्होंने कुछ आर्टिकल्स लिखे और वो अभी तक उनकी लाइब्रेरी में पड़े हुए हैं, कंप्यूटर में होंगे, मुनासिब मौके पे वो शाया करेंगे। अब इंटरव्यू फरवरी में किया था जनरल बाजवा के, उन्होंने फिर लिखना शुरू किया, बाद में 1-2 महीने तक लिखते रहे, और उसके बाद इन्हें मौका मिला ऑक्सफोर्ड जाने का, बरतानिया। वो कहते ताज़ा हवा के लिए, कुछ ताज़ा हवा का झोंका, और मौका उन्हें मिला। हाल ही में फिर वापस आए हैं, तो इस वक्त हमारे साथ हैं। शाहिद, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने काफ़ी यहाँ पे तहलका मचाया, उसके बाद आप खामोशी से ऑक्सफोर्ड निकल गए। ऑक्सफोर्ड क्यों गए, मुख्तसर सा बताइए, और वहाँ पे क्या महसूस किया जब आप पाकिस्तान का सोच रहे थे? बहुत शुक्रिया, एक तो बड़ा खूबसूरत इंट्रोडक्शन दिया। मैं तो आपके लफ्ज़ों के जहर में खो गया, और बिल्कुल जनरल बाजवा साहब के हवाले से भी बात करेंगे। ऑक्सफोर्ड का मैं बताऊं कि वो हमेशा से कोशिश थी कि किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में जाया जाए, थोड़ा सा एक्सपोजर लिया जाए। जितना टाइम है, जो कि मिड करियर प्रोफेशनल होने के हैसियत से आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं होता कि आप 1-2 साल कहीं पर स्पेंड कर सकें, और अगर इस पोजीशन में हो, करना भी चाहें, तो आपके पास फ़ाइनेंशियल रिसोर्सेज काफ़ी ज़्यादा होने चाहिए। तो वो फिर एक समर स्कूल का मुझे मौका मिला, मैंने अप्लाई किया, दे सिलेक्टेड मी, एंड देन आई गॉट अपॉर्चुनिटी टू बी देयर। और बड़ा अच्छा, बहुत, मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हुआ हूँ मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, रादर आई वुड से, कि वो जो अपॉर्चुनिटी मुझे मिली। पहले तो मैं मतलब अपॉर्चुनिटी जब मेरे पास आई, और जब मुझे उन्होंने बताया कि यू हैव बीन सिलेक्टेड एंड यू कैन कम टू अस एंड यू कैन जॉइन अस, तो वो बड़ा एक्साइटिंग मोमेंट था। और बिकॉज इट वाज लाइक लॉन्ग स्टैंडिंग डिज़ायर कि, यानी एक तवील पुरानी ख्वाहिश थी कि ड्रीम कम ट्रू, ड्रीम पूरी हो गई। तो वहाँ जाके फिर सीखा क्या आपने? सीखा तो देखें, बेशुमार चीज़ें सीखी हैं। एजुकेशन सिस्टम के हवाले से भी सीखा है, सेल्फ पंक्चुअलिटी के हवाले से भी सीखा है, सेल्फ डेवलपमेंट के हवाले से भी सीखा है, और इस तरह की बेशुमार चीज़ें सीखी हैं। नेशनल इंटरेस्ट होते क्या हैं, इसके बारे में भी सीखा है, किस तरह से। हाँ, ये बड़ी ज़रूरी बात है, चूँकि हमारी तो ज़िंदगी इसमें गुज़र गई कौमी मफाद का तहफ़्फ़ुज़ करते करते, कौमी मफाद की गर्दान सुनते सुनते। तो जो कौमी मफाद हमें बताया जाता था, क्या वो बरतानवी कौमी मफाद के मायार जो उन्होंने मुकर के उस पर पूरा उतरा? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा एक वो ऐसे वगैरह भी लिखवाते हैं समर स्कूल में, 2 रिसर्च पेपर्स भी आपको मिनिमम लिखने पड़ते हैं, जो कि लाइक मैं तो स्टडीज़ से काफ़ी अरसे से आउट हूँ, उस तरह से हूँ नहीं इन टच, तो स्टूडेंट्स के लिए कंपैरेटिवली इजी होता है। तो 10, 12, 15 साल के बाद मुझे दोबारा मौका मिला। खैर, एनीवेज, मेरा एक जो टॉपिक था रिसर्च पेपर का, वो कंजर्वेटिव पार्टी थी, तो उसको मैंने लाइक स्टडी किया 1780s ऑनवर्ड, और किस तरह से उनकी बरतानिया की जो
कंजर्वेटिव पार्टी है। जो अभी रूलिंग पार्टी है, तो उसका मैंने लिखा सारा वहाँ से 1780 ऑनवर्ड्स, उसके बारे में कैसे 1834 में वो डेवलप हुई और कैसे उसने नई शेप ली और इस तरह से। तो वहाँ पे उन्होंने देखा है जैसे अभी लीडरशिप क्राइसिस है, लेकिन आप देखें कि बहुत सारी उन पे तनकीद भी होती है और बहुत अजीब व गरीब किस्म की उनको बातें सुनाई जाती हैं। जो बरतानवी लीडरशिप है या जो रूलिंग क्लास है, उनके बारे में जो अखबारात हैं वो भी अजीब व गरीब चीज़ें लिखते हैं, लेकिन उसके बावजूद कभी किसी ने नहीं कहा जी ये कोई सियासत को ख़तरे में डाल रहा है या ये कौमी मफाद को ख़तरे में डाल रहा है। बेतहाशा उन पे तनकीद होती है, बल्कि उनका किसी को गद्दार नहीं करार देता, ना गद्दार कहता है ना ही कहता है कि ये चीज़ कौमी मफादात के ख़िलाफ़ काम कर रहा है। एग्ज़ाम्पल मैं आपको दे दूँ, लीडरशिप क्राइसिस के होते हुए जिस तरह से उनके दरमियान ब्रॉलिंग है और जिस तरह से इन फाइटिंग है, तो वो इसकी मिसाल आपको दुनिया के किसी दूसरे मुल्क में नहीं मिलती। हैविंग सेड सो, उन्होंने कभी ये नहीं कहा, बल्कि वो तो कहते हैं ये तो इसकी यूनिकनेस है जिस तरह से इन फाइटिंग हो रही होती है, लेकिन कभी उन्होंने एक दूसरे पर ये इल्ज़ाम नहीं लगाया। बोरिस जॉनसन ने ये नहीं कहा कि जो ऋषि सुनाक है ये इंडिया से हेल्प ले रहा है, या ऋषि सुनाक ने नहीं कहा जो बोरिस जॉनसन जो मुझ पे पिल पड़ा है और मुसलसल मुझे वीक कर रहा है विद इन पार्टी, वो इस वजह से कर रहा है कि अमेरिकन सपोर्ट उसको हासिल। बराह रास्त कोई हमला उस पर नहीं हुआ, एक दूसरे पे हम नहीं किया उन्होंने। अच्छा, ये तो आपने ये बड़ी ज़बरदस्त ये बात की। ख़ुद मैं तो बाद में पूछना चाह रहा था, आप मुझे पहले उस पर ले आए, चूँकि आपने सियासतदानों के बाहमी झगड़ों की और इल्ज़ामात की बात की। अभी ताज़ा तरीन जो आजकल भी थोड़ी बहुत बहस चल रही है कि ख्वाजा आसिफ साहब, हमारे मोहतरम वज़ीर दिफ़ा, उन्होंने कहा कि जी फ़ौज के साथ उनका पहला ताल्लुक़ इमरान ख़ान की हुकूमत के दौरान अप्रैल 2019 में हुआ। उनको पैगाम आया कि आप हुकूमत संभालें। बाद में जनरल बाजवा की एक्सटेंशन पे नवाज़ शरीफ ने उनको कहा कि जी ये आंखें बंद करके उनको एक्सटेंशन दे दी। नवंबर 2019 की बात है। तो आपका जब जनरल बाजवा के साथ इंटरेक्शन हुआ, जो बातचीत थी, उसमें ये मौजूद ज़ेर बहस आया था कि क्या ये लोग PMLN और GHQ या जनरल बाजवा का आपस में राब्ता था? बाजवा साहब को उस वक्त एक्सटेंशन की ज़रूरत थी। 8 महीने हुए थे उस वक्त इमरान खान साहब की गवर्नमेंट को आए को। बाजवा साहब जो हैं वो ओवर स्मार्ट आदमी हैं और ये खैर ना सिर्फ बाजवा साहब बल्कि ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है, कहा जा सकता है कि हमारे जनरल्स ओवर स्मार्ट होते हैं। वो समझते हैं कि वो अक्ल कुल है, ऐसा होता नहीं है। अक्ल कुल तो कोई भी इंसान नहीं हो सकता। ताकत में होते हैं तो आपको तनकीद उस तरह से नहीं सुनना पड़ती। ये लोग, आपके इर्द गिर्द के लोग बड़े खुशामदी होते हैं, आपकी खुशामद कर रहे होते हैं और आपको बता रहे होते हैं कि आप दुनिया के सुपीरियर तरीन इंसान हैं, आपसे आला औसाफ का मालिक का आदमी शख्सियत इस दुनिया में पैदा ही नहीं। वज़ीर आज़म के साथ भी यही होता है। वज़ीर आज़म के साथ भी यही होता है, लेकिन जो आर्मी चीफ के साथ हमारे मुल्क में होता है वो इससे भी ज़्यादा। मैं आपको इंटरेस्टिंग बात थोड़ी सी हटके हो जाएगी, लेकिन मैं फिर भी बताता जाऊँ एक लिंक कि जब नवंबर 2019 में उनके एक्सटेंशन का नोटिफिकेशन हो गया, तो मुझे ऐसे लोगों में, मैं उन दिनों न्यूज़ 1 पे एक TV शो कर रहा था, कंडक्ट करता था एज एंड, तो इम्तियाज़ साहब मुझे ऐसे लोगों के फ़ोन आए कि जी हमें ना आज आप शो में ले लें, 1 मिनट के लिए ले लें, हमने सिर्फ तारीफ़ और तौसीफ़ करनी है जनरल बाजवा की। अच्छा। और हमने बताना है कि उनकी एक्सटेंशन कितनी ज़रूरी थी। तो इस तरह से लोग पिल पड़ते हैं, मतलब इस तरह से खुशामदी उन पर गालिब आ जाते हैं। तो मैं ये कह रहा था कि जनरल बाजवा साहब चूँकि पावर उन्होंने देख ली थी 3 साल, डेफिनेटली पाकिस्तान का आर्मी चीफ पाकिस्तान की हद तक तो ताकतवर तरीन शख्स होता है। और अब तो पिछले कुछ अरसे में इंटरनेशनल जितनी भी कमिटमेंट्स हैं वो डायरेक्ट आर्मी चीफ से की जाती हैं। ये भी है हमारी फॉरेन पॉलिसी का एक नया फंडिंग भी हमारे आर्मी चीफ लेके आते हैं बाहर से जब ज़रूरत पड़ती है। तो IMF को जो कमिटमेंट देनी थी अभी भी, उसमें भी आर्मी चीफ ने काफ़ी लाइक इस तरह का रोल, और पहले भी इसी तरह से होता रहा। उनको बाजवा को एक्सटेंशन चाहिए थी और ऐसा कभी भी नहीं होना था कि उनको
वो गवर्नमेंट दे देते। वो इसलिए था कि इमरान खान पर दबाव बढ़ाया जाए, चूँकि वो डेफिनेटली उस्मान बुज़दार उनकी पसंद के कैंडिडेट नहीं थे, वो एक दो दूसरे लोगों को बनाना चाहते थे। वो चाहते थे कि उस्मान बुज़दार के अलावा दो तीन जो दूसरे नाम हैं उनमें से कोई भी बन जाए। और फिर उनकी एक मौके पर ऐसा भी था 2021-22 में, 21 में ख़ास तौर पर वो चाहते थे कि मलिक अहमद ख़ान साहब जो हैं, वो चूँकि उनके काफ़ी करीबी दोस्तों में से हैं जनरल बाजवा के, तो वो उनको भी वज़ीर आला बनाना चाहते थे। इमरान खान साहब के साथ जो मामला बिगड़े हैं ना, मैं इम्तियाज़ साहब वो वाहिद आदमी हूँ, वाहिद जर्नलिस्ट हूँ जिसने अक्टूबर नवंबर 2020 से कहना शुरू कर दिया था कि अब मामला इमरान खान के लिए ख़राब हैं। वो उसकी मैं रीज़न्स आपको बताऊंगा। मैं बहुत सारे क्या बात थी कि जी अभी 8 महीने हुकूमत को हुए थे और फिर फौज का सरबराह कहता है कि नहीं, ये मुझे कबूल नहीं है। नहीं, वो उनको सिर्फ उनको एक्सटेंशन चाहिए थी, लॉलीपॉप दे रहे थे और ऐसे लॉलीपॉप उन्होंने बहुत दिए। अच्छा, मैं कैसे इसको प्रूव कर सकता हूँ? मैं इस तरह से इसको प्रूव करता हूँ कि जब उनको ये कहा गया, उसके बदले में उन्होंने कहा कि हम आपको एक्सटेंशन देते हैं, लॉ पास हो गया, आर्मी एक्ट अमेंडमेंट पास हो गई, उसके तहत उनको एक्सटेंशन भी मिल गई, जो नवंबर दिसंबर 2019 में जाके एक्चुअलाइज हुई थ्रू वन मोर लेजिस्लेशन। आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे फिर लेजिस्लेशन हुई, तो वो ब्लैंक चेक दिया। और नून लीग चूँकि फंसी हुई थी, उसको पता था पीपल्स पार्टी भी उनको सपोर्ट करेगी, बाकी जमातें भी, और पीटीआई भी सपोर्ट, और ये ना भी करे तो पीटीआई के पास सिंपल मेजॉरिटी है, वो लॉ शाह 2 अमेंडमेंट के लिए 2/3 चाहिए होता है, लेकिन उनको पता था कि किसी न किसी तरह से वो करवा लेंगे, तो उनके पास इसके अलावा कोई चारा नहीं था। दूसरा एक चीज़ ज़हन में रखें कि उन दिनों नवाज शरीफ साहब जेल में थे, और नवाज शरीफ साहब जेल में थे तो वो कोई सेंस उस तरह से बनती भी नहीं थी। प्लेटलेट्स भी उनके गिर रहे थे, उसके बाद गिरना शुरू हुए, तो उसमें सेंस बनती भी नहीं थी। अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा आगे इसको फास्ट फॉरवर्ड करूँगा। तो नवंबर में वो उनको 19 नवंबर 2019 में, मेरा ख्याल 18-19 नवंबर को वो गए हैं, यानी वो जो ब्लैंक चेक दिया था वो उसी तरह से। दूसरी बात वो ये है कि इस्टेब्लिशमेंट ऐसे ही करती है, ऐसे ही आपको ऑफर्स देती है जस्ट टू टेस्ट योर स्ट्रैटेजी, या आपका क्या थॉट प्रोसेस है, या पार्टी में क्या चल रहा है, या पल्स लेने के लिए। फॉर एग्जांपल, मैं आपको इंटरेस्टिंग अपना ज़ाती एक्सपीरियंस, मुझे जब मैं जनरल बाजवा का ये कर रहा था, ये सारा हो रहा था, आर्टिकल्स लिखे जा रहे थे और आ रहे थे, तो उन्होंने मतलब ताल्लुक़ होता है, वर्किंग रिलेशनशिप है, होता है, सबका होता है, मेरा भी आपका भी। तो वो मुझे बल्कि ज़्यादातर उन्होंने कहा आपको मिनिस्टर बनाते हैं, इसको रोक दें। ये पहली दफ़ा मैं बता रहा हूँ आपको, पंजाब गवर्नमेंट में निगरान वज़ीर बनाते हैं। अच्छा, उस वक्त से रैकी शुरू हो गई थी कि मेरे ना कि आप इसको रोके नहीं, 1-2 आर्टिकल्स के बाद। तो मैंने कहा नहीं यार, मेरा ये टेम्परामेंट नहीं है, और मैंने कहा नहीं, मैं अपना प्रोफेशनल करियर जो है परसू करना है। फिर उन्होंने कहा कि आपको DGVG किसी डिपार्टमेंट का बता दें। 2 आर्टिकल्स की बुनियाद पे इतनी बड़ी ऑफर्स आनी शुरू हो गई, आपको कबूल नहीं किया? नहीं, वो मैंने इसलिए भी नहीं कबूल किया कि मुझे यकीन नहीं था। तो ये आपको इसलिए कह रहा हूँ कि जो ख्वाजा आसिफ के साथ है ना, तो वो पल्स लेने के लिए ना, लेकिन वो इतनी संजीदगी के साथ बता रहे हैं कि ख्वाजा आसिफ के जो इंकशाफात हैं, और फिर जो अनलिशिंग ऑफ फैसल वावडा है ऑन वेरियस टेलीविजन स्क्रीन्स, दैट टेल यू वन थिंग इज़ कि सब अच्छा नहीं है। यानी जो करंट मिलिट्री लीडरशिप है और नून लीग के दरमियान सब अच्छा नहीं है। ये बेसिकली जो ख्वाजा आसिफ ने रखना कोई ना कोई रखना है कि किसी न किसी चीज़ पे, तो वो बहुत ज़्यादा सबमिसिव है, PMLN बहुत ज़्यादा सबमिसिव है। नहीं, शहबाज शरीफ साहब माशाल्लाह वो बड़े एक पेज पे हैं शायद आर्मी चीफ के साथ, तो उस तरह से। तो जैसे ये अभी लेजिस्लेशन भी हुई है, बहुत ज़्यादा स्पीडी लेजिस्लेशन हुई है, जिसमें कोई भी ना तो, और अनफॉर्चुनेटली उन 2-3 जो लेजिस्लेशंस हुई हैं उनका तो पर्पस लग ही ये रहा कि मीडिया टारगेट होगा ना, कि मीडिया उस पर बात ही नहीं करते। चले, हम उस पर बात नहीं करते। देखिए, वो कानून साजी इतनी भरपूर तरीके से एक्सप्रेस स्पीड पे हुई है, उससे तो बहुत सारे इरादे भी ज़ाहिर हो रहे हैं कि आने वाले महीनों में क्या हो सकता है। हम जा रहे हैं वापस, हम जनरल बाजवा की तरफ वापस जा रहे हैं कि उनके हवाले से जो दावे वगैरह ख्वाजा आसिफ ने किया, आपने कहा कि चूँकि वो बेट डाल रहे थे मुस्लिम लीग को कि उनको एक्सटेंशन, और उन्होंने एक्सटेंशन दे भी दी। इमरान खान को बनवाना चाहते थे
वो अलीम खान को भी बनवाना चाहते थे, एक दो और लोग भी थे, रिश्तेदारी तो नहीं है उनके साथ, के ससुर की ना? उनके साथ तफसीली बात हुई है, तो वो इस पे उनका वो बेसिकली अलीम खान साहब उनके ससुर के जानने वाले हैं, उनके पार्टनर हैं वो, बिजनेस नहीं बिजनेस पार्टनर इन्होंने तो नहीं एडमिट किया, और बल्कि मैंने उनको कहा आपने अलीम खान साहब से को 5 कनाल का प्लॉट भी लिया हुआ है, तो उन्होंने कहा इस पे अभी ये कमिंग डेज में ये चीज़ें आएंगी जो आर्टिकल्स लिखे हुए हैं, कोई 3 आर्टिकल्स आए हैं अभी काफ़ी सारे 1 दर्जन से ज़्यादा आर्टिकल्स अभी पड़े हुए हैं, तो वो सारे इक्वली रेवलेटरी हैं, फुल ऑफ रेवले। तो उन्होंने कहा कि नहीं मैंने नहीं, उन्होंने कलिमा उठा के कहा कि मैंने नहीं कोई अलीम खान से प्लॉट लिया हुआ, तो ये इल्ज़ाम है मुझ पे। तो ये जो ख्वाजा आसिफ का है ये तो डेफिनेटली अपने रिटायरमेंट के दिन पूरे होने से 1 हफ़्ता पहले जनरल बाजवा ने कहा 22 से 23 नवंबर को जनरल हेडक्वार्टर के ऑडिटोरियम में तकरीर की। उसमें ने कहा कि जी हमने फरवरी 2021 में फ़ैसला कर लिया था कि अब हम सियासत में हिस्सा नहीं लेंगे, लेकिन उसके बाद के जो हालात हमने देखे हैं, तो आप क्या सोचते हैं कि क्यों उन्होंने इस तरह की बात की? क्या अच्छा लगता है कि इतने बड़े ओहदे पे पहुंच के आप ऐसी बात कर रहे हैं जिसका सबूत आपको कहीं नज़र नहीं आता? देखिए ये वही आप ना लोगों के साथ खेलने की कोशिश करते हैं, आप जो वो गैलरी है उसके साथ प्ले करते हैं, और आपको भी पता है कि आप गलत बात कर रहे हैं और ऐसा पॉसिबल है ही नहीं, और ना ऐसा पॉसिबल हो सकता है। ऐसा तभी पॉसिबल हो सकता है जब एक ग्रैंड किस्म का डायलॉग हो, और जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको ही सिर्फ ओबे किया जाए। और वो जानबूझ के कर रहे थे कि मैं थोड़ी बहुत जो इज़्ज़त रह गई है उसको बचाने में कामयाब हो जाऊं, और लोग मुझे सताइश की नज़रों से देखें और मेरी सताइश करें कि जी बहुत बड़ा कारनामा कर दिया और उन्होंने जो पॉलिटिक्स से आउट हो गए। तो आपको मैं बताऊं कि जब मुशर्रफ पे बहुत ज़्यादा जनरल मुशर्रफ पे बहुत ज़्यादा लान तान हो रही थी और बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही थी, तो उस वक्त फिर जनरल कियानी आए, वो एक सॉफ्ट वर्जन ऑफ मिलिट्री डिक्टेटरशिप था जनरल कियानी की शक्ल में, आपको याद होगा। तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें वो उसमें ये कह लें कि कवर्ट ऑपरेशंस जो थे उसको कवर्ट मोड को ज़्यादा प्रेफर किया गया रादर देन ओवर्ट को। तो वो इसी तरह से वो कवर्ट से ओवर्ट में चीज़ें गईं और ये हुआ, और बल्कि फिर ओवर्ट से कवर्ट में चीज़ें अब गई हैं। लेकिन वो देखें बाकी चीज़ें आप देखें तो वो सिनेरियो पहले से भी ज़्यादा आपको एक्सट्रीम लेवल पे नज़र आता है, जो कि नहीं होना चाहिए, ये अगर कामयाब फार्मूला होता हाँ। तो दुनिया भर में फिर हर जगह पे जो अस्करी इदारे हैं वो ये काम कर रहे होते, है ना, फिर अदालतों में भी बैठ जाते, एग्रीकल्चर में भी चले जाते। मैं सबकी बात कर रहा हूँ। तो इससे खुद उस इदारे को शायद ज़्यादा नुकसान हो, मीडियम टू लॉन्ग टर्म फ़ायदे की बजाय। मैं सब इदारों की, मैं इधर की भी आर्मी की भी बात कर रहा हूँ, मैं जनरल बात कर रहा हूँ, और मैं अदालत की भी बात कर रहा हूँ, मैं लेजिस्लेचर की भी बात कर रहा हूँ। मिसाल के तौर पे अदालत, अब देखिए ना ये जो हुआ है कि जस्टिस बंदयाल कोई भी बात करें या सुप्रीम कोर्ट कोई भी ऑर्डर देती है उसकी कोई अहमियत ही नहीं है। हाँ मुझे पता है, आपको पता है ना कि लाहौर हाई कोर्ट कुछ भी कह देगा कुछ इम्प्लीमेंट नहीं होना, सुप्रीम कोर्ट कुछ भी कह देगा कुछ इम्प्लीमेंट। अच्छा, ये शायद पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा हुआ तो है ये क्यों कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात जो है वो हवा में उड़ा दिए गए, कोई अहमियत ही नहीं है ना। क्यों हुआ है? क्योंकि उन्होंने अपने रोल से बियॉन्ड जाना चाहा और गए वो। अच्छा। जो 63A वाला, मुझे एक जुमला कहने दीजिए, जो 63A वाला उन्होंने एक डिसीजन दिया, मेरे ख्याल में जस्टिस बंदयाल ने इस मुल्क पर जो जुल्म किया, बदतरीन जुल्म किया है, जो उन्होंने 63A की अनकॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन की, और उसके बाद ये जितनी भी चीज़ें हुई हैं उसके बाद हुई हैं। यानी आपने कॉन्स्टिट्यूशन का सत्यानाश कर दिया सिर्फ इमरान खान की मोहब्बत में, और आपने अपने उसमें शायद मैं तो ये कहूँगा, देखें चीफ जस्टिस तो एक वोट है ना, वो बेंच का हिस्सा होता है, सरबरा होता है, बेंच में 3, 4, 5 दूसरे जज होते हैं, वो भी तो उससे इख्तलाफ कर सकते हैं ना। तो हम ये बहसीत मजमूई इस कौम के जो अक्सर लीडर हैं, चाहे वो सिविलियन हैं, चाहे फ़ौजी हैं, चाहे वो जज हैं, चाहे जर्नलिस्ट हैं, सब ने उसमें अपना भरपूर हिस्सा डाला हुआ है। अब मैं
दोबारा जनरल बाजवा की तरफ आता हूँ कि चूँकि हमारा फोकस हुआ है राहील शरीफ के बारे में, अपने पेशरों के बारे में उन्होंने क्या कहा जब डॉन लीक्स के हवाले से कितना बड़ा तूफ़ान उठा था। उसमें परवेज़ रशीद साहब, उसमें PIO राव तहसीन थे और फिर तारिक फ़ातमी, इन तीनों की नौकरियां भी ख़त्म हो गई। लेकिन असल मामला क्या था उसके बारे में क्या कहा जनरल बाजवा? उन्होंने बिल्कुल कहा, और आपको शायद आपको भी नहीं पता, बहुत सारे दूसरे लोगों को भी नहीं पता, डॉन लीक्स इंक्वायरी कमेटी की जो रिपोर्ट थी वो मैंने ही पब्लिश की थी, वो मैंने ही पब्लिक की थी और ARY न्यूज़ पे की थी। वो भी एक बड़ा स्कूप था। और उसके बाद फिर डेवलपमेंट्स हुई और उसके बाद फिर परवेज़ रशीद साहब फारग हो गए, तारिक फ़ातमी फारग, राव तहसीन और 2-4 ने मुझे सू भी कर दिया था। लेकिन वो इवेंचुअली अप्रैल में, फरवरी में मैंने ये स्टोरी की थी, अप्रैल में वो नोटिफिकेशन आ गया एंड ऑल दैट। तो फिर उन्होंने बाजवा साहब से इस पर भी बात हुई तो उन्होंने बताया कि जो राहील शरीफ थे वो सिर्फ एक्सटेंशन लेना चाहते थे, जिसकी वजह से ये डॉन लीक्स वाला सारे का सारा सिनेरियो वीव किया गया। अदरवाइज़ उन्होंने कहा कि डॉन लीक्स में कुछ भी नहीं था, कोई सबूत मौजूद नहीं थे, कुछ भी नहीं था। लेकिन वो झगड़ा तो ऐसे बना हुआ था कि जैसे पाकिस्तान की सिक्योरिटी ख़तरे में पड़ गई है। नहीं, उन्होंने कहा कुछ भी नहीं था। उन्होंने कहा बल्कि जो उस वक्त के DGI थे नवीद मुख्तार, वो मेरे पास आए और उन्होंने मुझे कहा कि जी सीडल अलमीडा और परवेज़ रशीद की 73 मिनट्स बात हुई है आपस में, लेकिन ये पता नहीं था कि क्या बात हुई। मैंने उनसे पूछा कि क्या बात हुई, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मुझे नहीं पता कि क्या बात हुई। तो उन्होंने कहा ओवरऑल इस तरह से कोई हमारे पास कोई सॉलिड सबूत नहीं था कि कुछ किसी तरह का कोई चीज़ हुई है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल हुई है या मुल्क की मफाद के ख़िलाफ़ हुई है। वो सिर्फ इसलिए उसको कनकोक्ट किया गया कि जनरल राहील एक्सटेंशन लेना चाहते थे। फिर उन्होंने ये भी कहा कि नवाज शरीफ ने मुझे बताया कि जनरल राहील और जनरल रिजवान जब दोनों इकट्ठे आते हैं, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, तो दोनों जब इकट्ठे आते हैं तो उस वक्त जनरल ज़हीर कहते हैं कि इनको एक्सटेंशन दे दें आप 3 साल के लिए। जनरल रिजवान अख्तर जब राहील शरीफ के साथ आते हैं, आर्मी चीफ के साथ नवाज शरीफ के पास आते थे, तो उनको कहते थे कि इनको 3 साल की एक्सटेंशन दे दें सर। और जब वो अकेले जनरल रिजवान आते थे नवाज शरीफ से मिलने के लिए तो उनको कहते थे कि 1 साल की एक्सटेंशन दे दें ताकि उसके बाद उनका नंबर आ जाए। यानी जनरल उस लेवल अपनी गेम खेल रहे थे उसमें। तो इस लेवल पे गेमें खेली जाती हैं। असल ये चीज़ है कि इस लेवल पे गेमें खेली जा रही होती हैं, लेकिन हमें पता नहीं चल रहा होता। देखें जैसे डॉन लीक्स है, देखें ये सिर्फ एक्सटेंशन के लिए था। तो उन्होंने कहा कि ये जो राहील शरीफ था ये सिर्फ इसलिए एक्सटेंशन के लिए ये सारा उसने ये प्लॉट किया था, जो उस तरह से सक्सेसफुल नहीं हो सका। नवाज शरीफ ने उनको इस तमाम किस्से में फिर उस इदारे की या उस सरबराह की फिर क्या वक़्त रह गई कि आपने एक ऐसा मौक़िफ़ इख्तियार किया कि एक बात का बतंगड़ बना दिया, उसकी वजह से तूफ़ान भी उठा, लेकिन बाद में अब एक बंदा आके कह जाता है फ़ौज का सरबराह कि नहीं वो तो उसमें कुछ भी नहीं था। क्रेडिबिलिटी कितनी ख़राब होती है। और बड़ी सारी चीज़ों के बारे में ऐसी बात हुई है ना, और दसियों चीज़ें हैं, 20 चीज़ें हैं जो मेरे साथ इंटरेक्शन में बातें हुई हैं, बहुत इंकशाफात हैं। अभी लोग कहते हैं कि जी इमरान खान से क्या शिकायत थी? इमरान खान से तो काफ़ी शिकायत हैं, और वो काफ़ी शिकायत के एक तो इंटरनेशनल कम्युनिटी उनसे बहुत सख्त नाराज़ थी, फिर इंटरनल इश्यूज़ भी थे, गवर्नेंस के भी इश्यूज़ थे, अदरवाइज़ भी बहुत सारे इश्यूज़ थे, उनकी पार्टी के भी इश्यूज़ थे। अच्छा, जो गवर्नेंस के इश्यूज़ हैं, क्या वो उनको पहली मरतबा पता चला था कि गवर्नेंस के बड़े इश्यूज़ हैं? इंडिकेटर्स तो हमारे हर मामले में पहले से ही बहुत ख़राब हैं। नहीं, लेकिन ये तो कोई तुक नहीं है। मैं समझता हूँ कि ये पब्लिक सेंटिमेंट की भी और पब्लिक हर हुकूमत गई है इसी इल्ज़ाम में कि जी करप्शन थी, मिस गवर्नेंस थी। हाँ, देखिए मैं करप्शन के बारे में एक मेरा बहुत डिफरेंट व्यू पॉइंट, मैं कहता हूँ इट्स अ पार्ट ऑफ इकोनॉमी ना। ये तो एक पोलिटिकल एक्टिविटी है। इंडिया जितनी करप्शन पूरी दुनिया में नहीं, पूरी दुनिया में चीन जितनी करप्शन कहीं नहीं है। अमेरिका में करप्शन लीगल है, यूरोप आधे में करप्शन लीगल है, ठीक है। तो आप छोड़ दें, करप्शन कोई इशू ही नहीं है, करप्शन कोई इशू नहीं, उस पर गैर ज़रूरी तौर पे जोर दिया गया, ज़रूरी तौर पर। और वैसे मैं आपको बताऊं कि वैसे जनरल बाजवा ये भी कहते थे कि मैंने नवाज शरीफ को कहा कि करप्शन के मामले पे हम आपके साथ नहीं हैं।
नहीं, करप्शन तो देखें ना, करप्शन तो अभी खुद ख़बरें आ रही हैं कि फैज़ ने, जनरल फैज़ जो DGISI थे, उन्होंने इतनी करप्शन की हुई है। करप्शन तो, अगर करप्शन की बात करें तो सियासतदान तो बेचारे कोई 10वें 20वें नंबर पे आते हैं। और उनको एक्चुअली बेवकूफ़ समझा जाएगा कि आप इख्तियार में थे, आपने कुछ बनाया नहीं है। नहीं तो हम भी 50वें नंबर। मैं आपको मिसाल देता हूँ, मेरी सारी सियासी, मेरी फैमिली सियासी, ठीक है, हमने तो अपनी ज़मीनें जायदादें तक बेच के सियासत पर लगाए। तो सियासतदान तो आपको भी पता है इम्तियाज़ साहब, बदनाम ज़्यादा है। ये तो नैरेटिव है, ये तो वो स्लोगन है जो लोगों के मुंह में एक तो ठौंसा जाता है और लोगों को बताया जाता है कि भाई आपके सियासतदान करप्ट है, और इसलिए एक जवाज़ की सूरत में जो है वो सामने चीज़ें लाई जाती हैं ताकि उनको रिमूव किया जाए, स्कटल किया जाए, प्रोसेस को स्कटल किया, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। इंटरनेशनली बताएं ना कि जो मैंने अब शुरू में भी कहा कि जनरल बाजवा को इस बात पे भी एतराज़ था कि साबिक वज़ीर आज़म ने एक अमरीकी टेलीविज़न को इंटरव्यू में एब्सोल्युटली नॉट क्यों कहा जब उनसे अमेरिका को फ़ौजी अड्डे देने की बात की गई। तो इसका भी जिक्र हुआ? हाँ, इसका भी जिक्र हुआ। वो हर छोटी बड़ी चीज़ का जिक्र हुआ, इसका भी जिक्र हुआ। और उन्होंने कहा कि अमरीकी, हम बार बार इमरान खान साहब को कहते थे कि आप ओपनली पब्लिकली ना अमेरिका को रेप्रिमांड करें, अगर आपने बात करनी है तो आप अपनी मीटिंग्स पे बात करें, आप हमारे साथ बात करें। आप पब्लिक में जाते हैं, पब्लिक प्रोसेशंस पे जाते हैं, जलसे जुलूसों में तकारीर करते हैं और उसमें अमेरिका को बैश करते हैं जिसका कोई जवाब नहीं। और आई वुड सेकंड हिम इन माय पर्सनल कैपेसिटी, आई वुड सेकंड जनरल बाजवा इन दैट थिंग कि ये बात सही है कि एक वज़ीर-ए-आज़म को और बाकियों को भी, जैसे हमने पहले भी बात की कि हमारी पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडरशिप को मैच्योर होना चाहिए, तो उनको पेट का हल्का नहीं होना चाहिए, उनको नेशनल जो इंटरेस्ट हैं उनका भी ख्याल रखना चाहिए। एनीवेज, तो इस पे भी बात हुई और भी बात हुई। इंटरनेशनल जो दूसरे प्लेयर्स थे उनके बारे में भी बात हुई, गल्फ़ कंट्रीज़ के जो लोग हैं उनके बारे में भी बात हुई। वो मैं पहले से रिपोर्ट कर रहा हूँ 20 अक्टूबर नवंबर 2020 से कि इमरान खान साहब के साथ लोग ठीक नहीं हैं, इंटरनेशनल लेवल पे खुश नहीं हैं। मैंने ही वो स्टोरी की थी कि जुल्फ़ी बुखारी के बारे में MBS ने फ़ोन किया, रादर सऊदी फरमारवा मोहम्मद बिन सलमान ने सितंबर 2019 में ये गए उधर, और जब MBS ने अपना जहाज़ भी दिया और ये गए UN में गए और फिर जहाज़ वापस मंगवा लिया, तो उस वक्त उन्होंने फ़ोन भी किया वापसी पर। जब ये वापस आ गए इमरान खान साहब, इन्होंने MBS ने उनको फ़ोन करके कहा कि आइंदा जुल्फ़ी बुखारी को आपने साथ नहीं लेके आना, क्योंकि जुल्फ़ी बुखारी के हवाले से उनको तहफ़्फ़ुज़ात थे। और बहुत इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, नवंबर दिसंबर मैंने ये स्टोरी जब की तो नवंबर में दिसंबर या जनवरी की बात है, दिसंबर 2019 की या जनवरी 20 की बात है, जब मुझे पता चला कि जनरल सरफराज सत्तार को हाउस अरेस्ट किया हुआ है जनरल बाजवा ने। तो वो फिर उसी दौरान मुझे ये भी पता चला कि शायद देखें किस तरह से चीज़ें वर्कआउट करती हैं या किस तरह से प्लेयर्स जो हैं वो प्ले आउट कर रहे होते हैं। तो वो उसी वक्त उसी सोर्सेज ने जो दे वर वेरी क्लोज टू रावलपिंडी और जनरल बाजवा, दैट दोज पर्सन्स हु आर गुड फ्रेंड्स ऑफ माइन, वो बाजवा साहब के भी बहुत करीब हैं, दिन रात उनके साथ भी उठते हैं। तो उन्होंने मुझे बताया कि ये जो जुल्फ़ी के बारे में MBS ने कहा ये इधर से भी कुछ इनपुट गया हुआ था। हाँ, तो ये इस तरह से भी, तो मैंने उसकी बहरहाल वेरीफिकेशन नहीं की थी। डेव रिचर्ड्स, जनरल डेव रिचर्ड्स बरतानवी अफवाज के सरबराह थे और वो रिटायर हुए, फिर उनको चीफ़ ऑफ डिफेंस लगाया गया और एक लिहाज से सिविलियन ओहदा होता है। और उसके 2-4 दिन के बाद ही उन्होंने हमारे एक दोस्त को खाने पे बुलाया, मैं भी उसमें शामिल था। और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि चूँकि आप वहाँ से होके आए हैं, तो एक फ़ौज का रिटायर्ड सरबराह था, चंद दिन पहले ही रिटायर हुआ था, अभी भी उसके पास बड़ा ओहदा था, लेकिन उस डिनर में उनकी बेगम ने ख़ुद खाना बनाया, उनकी बेगम ने ख़ुद टेबल पे खाना सर्व किया। सिर्फ 2 घंटों के लिए उन्होंने 2 या 3 घंटों के लिए एक मदद के लिए ख़ातून को बुलाया था। उनके घर बाहर कोई गाड़ी नहीं थी। उन्होंने कहा कि हम बस ये 3 घंटे की मुलाजमा अफोर्ड कर सकते हैं,
तो आप बस खाना एंजॉय कीजिए। तो आप तसव्वुर कर सकते हैं पाकिस्तान में ऐसा हो सकता है? नहीं, ये तो देखें, यही बात लाइक देखें, मुझे पहले दिन इम्तियाज़ साहब थोड़ा सा रोना भी आ रहा था। पहले दिन सारे काम खुद से करने पड़ रहे थे और मैंने कहा यार पाकिस्तान कैसा ब्लेस्ड मुल्क है कि जो भी एक मॉडरेट इनकम भी कमाता है, लाइक रीज़नेबल इनकम, उसके भी 4-4 मुलाज़िम वहाँ तो देखें अच्छे खासे मिलियनर्स हैं बाहर, तो वो सारा काम खुद कर रहे होते हैं। मतलब कोई छोटा है बड़ा है, और मुझे ये भी एक तरह से मोटिवेशन मिली कि यार काम खुद करने चाहिए। यहाँ तो भाई फाइलें उठाने वाला और है, लैपटॉप उठाने वाला और है, 2-2 3-3 ड्राइवर्स दिए हुए हैं। ग्रेड 17 के बंदे को हमने ड्राइवर दिया हुआ यहाँ पर, और किस तरह से मुल्क की रिसोर्सेज इस्तेमाल हो रहे होते हैं। मतलब हर चीज़ यहाँ पर मतलब फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है बड़े लोगों के लिए। बड़े लोगों के लिए हमने पूरा एक सिस्टम रेट कैप्चर का बनाया हुआ है, जो वो सारा मिंट कर रहे हैं रिसोर्सेज। वो सिस्टम जब तक तब्दील नहीं होगा उस वक्त तक शायद पाकिस्तान के अवाम की हालत नहीं बदले। क्योंकि हम बार बार अवाम की हालत इसलिए कहते हैं कि जो ऊपर वसाइल सर्फ होते हैं वो दरअसल अवाम के लिए होते हैं, लेकिन अवाम के लिए कुछ बचेगा तो तब वो उन तक पहुंच पाएंगे। हमारी आज की नशिस्त इसी के साथ इख्तिताम होता है। बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद।